नमस्ते एवरीवन। तो दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बीपीएससी 133। इस किताब का नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देख रहे हैं। इसका पार्ट वन जिसने नहीं देखा पार्ट वन देख लेना, उसमें यूनिट वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अब पार्ट टू पढ़ेंगे अपन दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। क्वेश्चन नंबर वन, संसदीय शासन व्यवस्था अथवा प्रणाली का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। 20 नंबर का सवाल आता है, 400 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका अगर बात करें तो भारत के अंदर इसमें कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आता है तथा मंत्रिपरिषद आता है। तो कार्यपालिका जिसमें अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, यानी कि दोस्तों जो संसद होती है ना, संसद होती है, ठीक है, उसके माध्यम से अपनी सत्ता को वैध या मान्य ठहराती है कौन? कार्यपालिका। अगर विधायिका में मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर मंत्रिपरिषद को भंग करना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें राज्य का जो प्रमुख, जैसे कि भारत देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, ठीक है। देखो राजनीति में अपन देश को ना राज्य बोलते हैं, ठीक है। तथा सरकार का प्रमुख कौन होता है? जैसे कि भारत में सरकार का प्रमुख बीजेपी पार्टी के जो प्रमुख हैं अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख, किसी देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है तथा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यह व्यवस्था निम्न देशों में लागू, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, भारत। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों जैसे भारत में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, असली में किसके पास में शक्तियां हैं? प्रधानमंत्री के पास में, और जिसे वह मंत्रिपरिषद से प्राप्त करता है। दूसरा विशेषता इसमें लिखना, बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी ही केंद्र में सरकार बनाती है, जैसे कि बीजेपी पार्टी ने 2024 में बनाया है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं को मिली हैं, उसी पार्टी को। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित यानी कि न्योता देते हैं। शेष मंत्रियों की नियुक्ति जो कार्यपालिका में होंगे, मंत्रिपरिषद में होंगे, अलग अलग मंत्रालयों में, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तीसरी विशेषता, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद वाद विवाद करते हैं, कोई नीति कानून लेके आते हैं तो फिर उनको विपक्ष से बातचीत करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद अपनी मनमानी करने लग जाए। इसको कहते हैं उत्तरदायी होना। संसद का निम्न सदन, जिसको अपन लोकसभा कहते हैं, अगर उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है, वर्तमान सरकार, जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत यानी कि मेजोरिटी रहती है, तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है और सरकार सत्ता चलाती है, देश चलाती है। चौथी विशेषता, केंद्रीय नेतृत्व है। तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं, वे मंत्रिपरिषद के भी प्रमुख होते हैं, तो वही लीड करते हैं पूरे देश को, सरकार को। पांचवी विशेषता है दोहरी सदस्यता। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के अगर बात करें अपन, है ना, उनके मंत्रिपरिषद में जो मंत्रालय में कोई मान लो एक विदेश मंत्री बैठा है, ठीक है, मान लो ऐसे एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो संसद के भी तो सदस्य हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। तो दोहरी सदस्य, डबल मेंबरशिप हो गई उनकी। समझ में आ रहा है? संसद के भी हैं यानी कि विधायिका भी के भी हैं और कार्यपालिका के भी हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब अभी हाल फिलहाल कार्यपालिका ही समझो, क्योंकि कार्यपालिका का ही एक हिस्सा मंत्रिपरिषद होता है। अभी बताया ना, जैसे भारत में पीएम, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। छठी विशेषता, द्विसदनी विधायिका, यानी कि दो सदन होंगे संसद के अंदर, जैसे कि भारत में है, एक तो लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस, और एक राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। सातवीं विशेषता, गोपनीयता। इसमें कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता का पालन करना पड़ता है, यानी कि जो मीटिंग होती है उसमें प्राइवेसी रखनी पड़ता है, जो निर्णय होते हैं वो मतलब आप बता नहीं सकते हैं किसी को। अभी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी लिख के आ जाना, है ना, संसदीय प्रणाली की कमियां अथवा दोष, क्योंकि 400 शब्द लिखने हैं ना अपने को। जैसे कि इसमें अस्थायित्व होता है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मान लो किसी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करना था,
तो सरकार पहले ही गिर जाएगी, 2 साल में, 1 साल में। कई कई सरकारें तो 2-2 महीने तक भी आई हुई हैं। तो ऐसा गठबंधन की सरकारों में होता है। तो संसदीय प्रणाली की एक कमी है कि यहाँ पर सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। फिर दूसरा, नीतिगत निरंतरता का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देखते हैं अपन भारत में संसद में, ठीक है, लगातार जो जन कल्याण की नीतियाँ बननी चाहिए थी उनमें निरंतरता नहीं पाई जाती है। तीसरा, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। इसका मतलब क्या है? संसदीय प्रणाली जिस देश में लागू होती है वहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो अस्पष्ट होता है। फिर चौथा है अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन। जैसे कि मान लो अब रेल मंत्रालय किसी को देना है, प्रधानमंत्री जी को रेल मंत्रालय, मान लो उसको रेल का ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, रेल मंत्रालय कैसे संभालेंगे फिर? तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे कई बार शासन किया आता है। पांचवी कमी है इसकी गठबंधन की राजनीति। जैसे बीजेपी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी मुख्य पार्टी है एनडीए गठबंधन की, ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति चलती है यहाँ पे। और छठवीं कमी है राजनीतिक अपराधीकरण। दोस्तों जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, पावर होता है, जिसका नाम होता है, पॉपुलर होता है ना, जिसने बहुत सारे क्राइम किए होते हैं, अधिकांश हम देखते हैं कि वही लोग नेता बन जाते हैं। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली की एक कमी है कि यहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक अथवा राष्ट्रीय शासन प्रणाली का अर्थ एवं विशेषताएं बताएं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का आता है और बार बार रिपीट होता है, 400 शब्दों में लिखना है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का तथा सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो कार्यपालिका है तथा उसका भी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। आप ऐसे समझो कि सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। वही राष्ट्र का अध्यक्ष होता है तथा वही सरकार का भी प्रमुख होता है। इसलिए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसे कहते हैं। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता यानी मान्यता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती जैसा कि भारत में रहती है। इसमें राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। विशेषताएं देख लेते हैं अध्यक्षीय प्रणाली की। विशेषज्ञ द्वारा शासन, जैसे कि मान लो अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर मान लो रेल मंत्रालय किस नेता को दिया जाएगा, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी? जिसको रेल के बारे में पता है, ठीक है, रेल मंत्रालय, रेल डिपार्टमेंट के बारे में पता है। तो इसमें स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वही शासन करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उन सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता, उनकी स्पेशलिस्टी को ध्यान देते हैं। दूसरा है इसका विशेषता स्थायित्व है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, फलस्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक ही अपना कार्य करती है। तो यहाँ पर सरकारें बहुत कम गिरती हैं दोस्तों, है ना, पूरा कार्यकाल करती हैं। अध्यक्षीय प्रणाली जिन देशों में है, जैसे कि अमेरिका में है, दक्षिणी कोरिया में है, इंडोनेशिया, फिलीपींस में है। तीसरी विशेषता इसकी नीतियों में निरंतरता। इसमें कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है, क्योंकि सरकार तो गिरती नहीं है, सरकार 5 साल तक काम करेगी, ठीक है, तो नीतियां लगातार बनाती रहेंगी जनता की भलाई के लिए। चौथी विशेषता देखते हैं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो इस प्रणाली में यानी कि अध्यक्षीय अथवा राष्ट्रपति शासन प्रणाली में न्यायपालिका विधायिका, जिसको आप व्यवस्थापिका भी कहते हो, संसद मान सकते हैं, कार्यपालिका के बीच स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा होता है। पांचवा है राजनीति का अपराधीकरण नहीं। इसमें कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धन बल अथवा ताकत के आधार पर नहीं होता है, जैसे कि अन्य देशों में होता है जहाँ पर संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि अक्सर हम भारत में देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, उसके पास बहुत ज़्यादा चलती है, तो उनको नेता बना दिया जाता है, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिन देशों में है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर ही उनको कार्यपालिका में जगह दी जाती है, उनको नेता बनाया जाता है और उनको जिम्मेदारी दी जाती है। छठवीं विशेषता राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। इसमें राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव, गठबंधन, धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है, यानी कि राष्ट्रपति, और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से उनको लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब बात करते हैं अध्यक्षीय प्रणाली किन देशों के अंदर लागू होती है। जैसे कि अमेरिका में है, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया और साइप्रस, ये यूरोप का देश है, और तुर्की आदि देशों में पाई जाती है, ध्यान रखना। इसकी कुछ कमियां अथवा दोष देख लेते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के। पहला है उत्तरदायित्व का अभाव। देखो भारत में तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ना। कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। किससे? विधायिका
तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसकी। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों को कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। फलतः कार्यपालिका जनता के मुद्दों पर ध्यान न देकर व्यावसायिक हितों का महत्व को दे सकती है। जैसे कि जो बड़े बड़े पावरफुल बिजनेसमैन हैं उन्हीं के लिए नीतियाँ बनाई जाएगी, उन्हीं के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाए जाएंगे और लोगों को, सामान्य लोगों को तो इग्नोर कर दिया जाएगा काफ़ी बार। दूसरी इसकी कमी निरंकुशता की संभावना। निरंकुशता मतलब अत्याचार कर सकता है, दमन कर सकता है, अधिकारों, आज़ादी, स्वतंत्रता की कटौती कर सकता है राष्ट्रपति तथा उसकी कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है। कौन कौन मेरी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका में शामिल होगा, तो राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है उन बंदों को, नेताओं को। तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार से विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। फलतः राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता है, ठीक है, अपनी मनमानी कर सकता है। तीसरी कमी शासन में व्यापकता का अभाव। इसमें कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जिससे इसे व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। चौथा है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है। इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में, ठीक है, देखो लोकतंत्र की वैसे तो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, ठीक है। तो ये 2 स्तंभ हो गए, विधायिका और कार्यपालिका। तो देखो यहाँ पर इसकी कमी थी, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच कई बार टकराव और संघर्ष की स्थिति बन जाती है। यानी कि कार्यपालिका में जो बैठा हुआ मंत्री है वो कुछ और बोल रहा है, कुछ और कानून लेके आने की कोशिश कर रहा है, और विधायिका में जो अन्य नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये आपका कानून सही नहीं है, आप लेके मत आओ। कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। तो इसमें विधायिका राष्ट्रपति शासन शासन व्यवस्था जहाँ पे होती है, या अध्यक्षीय प्रणाली शासन व्यवस्था जहाँ पे होती है, तो दोस्त इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है। इसलिए लोकतंत्र के इन 2 स्तंभों में टकराव व संघर्ष की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से इस पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों द एंड गुड लक, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।